आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बेतरतीब दाढ़ी, सितारे लगी टोपी, मुंह में सिगार और पांव में ऊंचे जूते। ये आदमी कई पीढ़ियों के जहन में है। भले नाम तुरंत याद ना आए तो भी कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस आदमी को नहीं देखा। किसी का अंदाजा है कि ये कोई पॉप स्टार है, तो किसी ने इसे अमेरिकी हीरो बताया। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिकन यूथ में आज खूब पसंद किया जाता है। टी शर्ट, जूते, हेलमेट, लाइटर, किसी भी चीज पर आप उसके चेहरे का दीदार कर सकते हैं। जाने अनजाने कई पीढ़ियां उससे वाकिफ रही हैं। क्यों, कुछ अंदाजा लगा? ये चे हैं, अर्नेस्टो चे गुवेरा। चे ने क्यूबा का ना होकर भी वहां सशस्त्र क्रांति में अहम रोल निभाया। फिदेल कास्त्रो ने सरकार बनाई तो दूसरे देशों से रिलेशन एस्टेब्लिश करने का जिम्मा उन्हें ही सौंपा। नेहरू सरकार ने चे को स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया और फिर 30 जून 1959 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे जा पहुंचे चे गेवारा। किसी रॉकस्टार सरीखे दिखते चे ने दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात की, नेहरू से मिले, उनके साथ उस टेबल पर खाना खाया जहां खुद नेहरू की बेटी बैठी थी, उनके नाती बैठे थे। वो दिल्ली के करीब एक गांव है पिलाना, वहां भी गए थे। ओखला भी पहुंचे थे। कमाल यह है कि चे के इस दौरे की जानकारी उनके चाहने वालों को भी पिछले 50 सालों तक थी ही नहीं। कम से कम 15 साल पहले तक तो ऐसा ही था। लेकिन फिर सीनियर जर्नलिस्ट ओम थानवी ने कुछ संकेत पकड़े और खोजबीन शुरू कर दी। भारत से लेकर क्यूबा तक छान मारा और फिर उन्होंने चे और इंडिया कनेक्शन पर क्या क्या दिलचस्प चीजें एक्सप्लोर की, आज वो पढ़ाकू नितिन में खुद बताएंगे। ओम थानवी ने देश के कई बड़े अखबारों में काम किया, बतौर संपादक उन्हें संभाला। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जैसा सम्मान उनके हिस्से आया। उनकी पहचान आलोचक और लेखक के रूप में भी है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर में वो वीसी रहे और आजकल अपना पुराना लिखा हुआ फिर से संजो रहे हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो पर एक यात्रा संस्मरण लिखा है जो खूब चर्चा में रहा, और साथ ही चे के भारत दौरे को हमारे सामने लाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो तो खूब चर्चित रहा ही। तो आज ओम थानवी जी से पूछेंगे, चे गेवारा का भारत कनेक्शन क्या है? चे भारत आए तो उनका यह दौरा हमारे सामने लंबे वक्त तक क्यों नहीं आया? गांधी पर चे का क्या कहना था? ओम थानवी ने चे के इस भारत दौरे को कैसे खोजा? और चे में ऐसा क्या है कि वो महज 39 साल की उम्र में गोली खाकर शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबली अपनी मौजूदगी आज तक दर्ज कराते हैं। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर पढ़ाकू नितिन में आपका। धन्यवाद। तो सर, चे गुवेरा को लेकर तो जो है मुझे नहीं लगता कोई अपरिचित होगा। सबने उन्हें कहीं ना कहीं देखा है, उनकी छाया देखी है, और कभी टी शर्ट पर दिखाई देते हैं, कभी मग्स पर दिखाई देते हैं। तो लोग आजकल जो सितारे वाली टोपी है जो चे पहनते थे, वैसे टोपी भी पहनते हैं। लेकिन अजीब सी बात है कि इतने सब के बावजूद उनके असल परिचय से काफी लोग अनजान हैं। सब ना पढ़ते हैं, ना जानना चाहते हैं। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं ना आपसे संक्षेप में उनका एक परिचय भी चाहूंगा कि आप ये बताएं चे गुवेरा असल में कौन थे, कहाँ से आते थे और क्यों वो दरअसल याद किए जाते हैं। है क्या चे गुवेरा? एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम लोग भारत में चे गुवेरा बोलते हैं, वो गलत है। चे गेवारा, ये बहुत ही साफ साफ उच्चारण वहां पर है, क्योंकि मैं क्यूबा भी जाके आया हूँ और जो लोग स्पेनिश जानते हैं उनको मालूम है कि चे गेवारा नाम है। ऐसी जो पिकासो की मशहूर पेंटिंग है गेर्निका, तो उसको लोग गुएर्निका बोलते हैं। तो हम लोग भूल करते हैं जब गेवारा को गुवेरा बोलते हैं। बहरहाल चे गेवारा का मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और चे गेवारा के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना और लोग जानते होंगे।
पर हाँ, ये है कि चूंकि आपने मुझे कहा और चूंकि मैंने चे गेवारा की भारत यात्रा के बारे में थोड़ी खोजबीन की थी और मेरी दिलचस्पी जो है बड़ी, तो मैंने कुछ और पढ़ा भी। तो चे गेवारा मूलतः तो एक चिकित्सक थे, लेकिन लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी और फोटोग्राफी में भी बहुत दिलचस्पी थी, घुमक्कड़ी में, यायावरी में बड़ी दिलचस्पी थी। तो अपने दोस्त के साथ में वो काफी लंबी यात्रा पे निकल भी गए थे और बिल्कुल जैसे लड़कपन की यात्राएं होती हैं कि किसी के घर के बाहर दूध रखा है, उठा लिया, और इस तरह की जो हरकतें करते हुए उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की। और मोटरसाइकिल डायरीज नाम से जो किताब छपी, बाद में उस पर सिनेमा भी, फिल्म भी बनी है। पर चूंकि काफी उनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने में और यात्राओं में थी, फिर वो क्रांति की तरफ उन्मुख हुए। और चूंकि वो अर्जेंटीना के थे और नजदीक ही क्यूबा में जो बातिस्ता की आतताई सरकार थी, जो अमेरिका के संरक्षण में पूरा वहां पे दमन का काम चलता था, और सिएरा माइस्त्रा की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से फिदेल कास्त्रो जो है वो मोर्चा लिए हुए संघर्ष कर रहे थे। तो उनको चे गेवारा ने एक चिकित्सक के रूप में वो ज्वाइन किया उस दल को। और धीमे धीमे चूंकि उस दल में थे तो जाहिर है कि उनको भी फौजी जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरीके से गुरिल्ला ट्रेनिंग वहां पर उनको भी मिली। उन्होंने भी हथियार चलाने सीखे और फिर धीमे धीमे करके वो कमांडर हो गए फिदेल कास्त्रो के उस दस्ते में। और जो जो बाद में तीन चेहरे मशहूर हुए, फिदेल कास्त्रो, चे गेवारा, और तीसरे जो चे के माफी चाहता हूँ, फिदेल के भाई थे राउल, जो बाद में राउल कास्त्रो, जो बाद में जिन्होंने सारा फिदेल का की फिदेल के सत्ता बाद को क्यूबा संभाला जी। फिदेल की सत्ता को संभाला उन्होंने। तो ये जो बाद में जब वो लोग क्रांति हो गई, बातिस्ता भाग गए और सड़कों पे जब जुलूस निकला, परेड की, तो ये तीनों अपने हाथों में हाथ जो है वो थामे हुए, वो तस्वीरें बड़ी मशहूर हुई थी। बिल्कुल। तो चे गेवारा जो है वो एक चिकित्सक, एक पाठक, एक घुमक्कड़, एक फोटोग्राफर, इस रूप में एक दिलचस्प कहना चाहिए कि शख्सियत उनकी रही, जो मेरी समझ है। और उन्होंने उस कहना चाहिए कि सशस्त्र जो क्रांति थी उसमें शिरकत की, और जाहिर है कि हिंसा उसमें केंद्र में थी। लेकिन मुझको जो उनका व्यक्तित्व आकर्षित करता रहा, वो इसलिए भी कि उन्होंने जब भारत आए तो उन्होंने गांधी जी की सत्याग्रह की तारीफ की। हाँ, तो मैं भारत वो आए, कब आए, कैसे आए और हमें क्यों नहीं मालूम चलता कि इतना बड़ा क्रांतिकारी हमारे देश आया था कभी, वो मैं पूछूंगा आपसे थोड़ी देर बाद। पहले तो मुझे ये बताइए कि चे गुवेरा जब थे, अब मैं गेवारा तो अचानक से बोलना नहीं शुरू कर सकता, मुझे नहीं, कर आदत दीजिए, होती है। कर दीजिए। मैं भूल जाऊंगा बीच बीच में। वरना मुझे गवारा नहीं होगा। नागवार गुजरेगा। हाँ, तो गेवारा बोलिए, गवारा बोल दीजिए। तो वैसे एक बात बताइए, हाँ, ये मुझे पहले पूछना चाहिए था, उनका असल नाम क्या था? क्योंकि जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था चे तो उनका घरेलू नाम था। उसकी वजह से ही तो बड़ी मुसीबत थी। चे गेवारा की तस्वीरें, जिसके बारे में आगे हमारी बात चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक किस्सा है। क्योंकि मैं तो कभी किसी सरकारी दफ्तर में गया नहीं था, और एक संपादक को जाने का काम भी नहीं पड़ता है अगर ना जाना चाहे। और जो हमारे रिपोर्टर थे, चीफ रिपोर्टर विवेक सक्सेना, उनको मैंने कहा था, वो सरकारी दफ्तर में गए थे, और तब मुझे मालूम चला कि सारा झमेला जो है, शुरू में मुझको भी, मैं गया और मुझे भी विफलता मिली, क्योंकि कहा गया कि चे गेवारा, तो चे गेवारा जैसे आदमी भारत आया होता तो हम जगह जगह देखिए कितनी तस्वीरें लगा रहे होते वगैरह। तो हालांकि एक दो तस्वीरें उपलब्ध थी भी, पर वो जो 14 तस्वीरें मुझको बाद में मिली, और जिससे सारी खबर एक तरीके से आगे डेवलप होती चली गई, तो उसमें कुल मिला के बात यही थी कि उनका नाम चे गेवारा तो बोलचाल का नाम था। चे जो है वो, जैसे हम घर में लाडले को पप्पू कहें, ऐसा कोई नाम, संक्षिप्त नाम दें, उस किस्म का घरेलू नाम था।
और उनका असल नाम था अर्नेस्टो दे ला सरना। सरना शायद उनके गांव का नाम था। तो यहाँ पर उनका जो दर्ज था भारतीय दस्तावेजों में, उसमें चे गेवारा नाम से तो कोई एंट्री नहीं थी। तो वो बाद में तलाश की, और जब मैंने साबित कर दिया, वो श्री सेन गुप्ता वहां थे उस वक्त, फोटो विभाग के निदेशक, कि आए थे, अपनी माँ को चिट्ठी उन्होंने अशोक होटल से लिखी वगैरह कई चीजें। तो वो एक तरह से जो है वो कन्विंस तो हो गए, और फिर उन्होंने तलाश करके और अंततः वो तस्वीरें ढूंढ निकाली। उन तस्वीरों के पीछे कैप्शन भी लिखे हुए थे, जो कि जैसा कि रिवाज होता है विभाग में। तो उससे काफी काम फिर आसान हुआ। चीजें स्थापित तो हो ही गई कि कहाँ कहाँ गए, पूसा रोड गए या और संस्थानों में गए, या नेहरू जी से मिले, श्रीमन नारायण से मिले, और किन किन मंत्रियों से मिले वगैरह। लेकिन वो जो चीज है वो तभी सामने आ सकी जब जब उनका नाम जो है वो किसी तरह से उन्होंने कहा कि चे को मैं भूल जाऊं और किसी और तरह से तलाश की जाए, तब उनका नाम अर्नेस्टो सरना नाम से वहां पे एंट्री मिली और वो तस्वीरें भी मिली। अर्नेस्टो। अच्छा, आपने बताया कि वो तो अर्जेंटीना के थे और डॉक्टर भी थे। तो फिर वो जो मोटरसाइकिल डायरीज किताब है, वो जो फिल्म है, उस यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी मशहूर हो गई, इतनी बड़ी हो गई? आज भी मैं कहीं देख रहा था कि वो मोटरसाइकिल जो उस वक्त उन्होंने इस्तेमाल की, उसका भी कहीं फोटो था, और वो जो नाव कहीं इस्तेमाल की, इसका फोटो मैंने देखा, वो भी संरक्षित कर ली लोगों ने। वो यात्रा इतनी बड़ी और इतनी महान कैसे हो गई? उसमें हुआ क्या? मशहूर तो देखिए किताब बाद में हुई, जब चे गेवारा नाम से शख्सियत मशहूर हो गई। लेकिन उस किताब की और बाद में जो फिल्म बनी, उसमें तो खैर फिल्म में तो उतनी जान नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत महान फिल्मों में है। लेकिन अगर आप किताब को पढ़ते हैं तो एक ईमानदार चेहरा नजर आता है कि आदमी ईमानदार है। वो जो यात्रा है, क्योंकि घुमक्कड़ी, यायावरी, यात्रा संस्मरण, उनको पढ़ने का एक अलग चाव रहता है, जैसे दूसरों की चिट्ठियां पढ़ना। उसी तरह से किसी के जीवन में भीतर झांकना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पर उसमें ईमानदारी लोग बरतते नहीं हैं। बरतते हैं तो वो संस्मरण महान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने उसमें ईमानदारी बरती है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि किसी के घर के आगे दूध की बोतलें रखी थी, उन्होंने चुरा ली, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, है ना। तो इस तरह से जो उन्होंने जीवन देखा, लोगों को देखा, और एक युवक के मन में जिस तरह की भावनाएं उमड़ती हैं, उसका सांगोपांग बिल्कुल ईमानदार जो है, कहना चाहिए कि वर्णन उसमें झलकता है। और वो वर्णन ऐसा लगता है जैसे कोई साहित्यकार लिख रहा हो। मतलब वो यात्रा संस्मरणों को साहित्य की श्रेणी में शरीक करने में साहित्य की से जुड़े लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन अगर बहुत रचनात्मक ढंग से यात्रा संस्मरण लिखा गया हो, तो मेरा मानना है कि उसको साहित्य का ही अंग मानना चाहिए। और इस तरह से चे गेवारा की वो जो यात्रा है, जो काफी पढ़ी गई इस अर्थ में, उन साहित्य की किताबों के बीच में जहाँ हम कविताएं या कहानियां या और रचनात्मक चीजें पढ़ते हैं, तो उनकी किताब भी पढ़ी गई, क्योंकि उसमें आपको उस किस्म का लुत्फ आता है। अच्छा, क्या उम्र रही होगी तब उनकी जब उस यात्रा पर निकले? तो देखिए, इतना तो मुझको अपनी उस यात्रा का भी याद नहीं है। 15 साल पहले जो मैं हवाना गया था, अगर आप ज्यादा पूछेंगे तो इसलिए उस वक्त ठीक ठीक उनकी क्या उम्र रही होगी मुझको याद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है शायद डॉक्टरी पढ़ रहे थे ना उस टाइम, हाँ हाँ, बाइक वो लेकर तो निकले थे। बिल्कुल मैंने कहा लड़कपन हाँ के दिनों की बात है। हाँ, तो फिर अपने दोस्त के साथ निकले थे। हाँ, चिकित्सक बनने, डॉक्टर बनने के बाद तो जो है वो एक अलग ही किस्म का व्यक्तित्व बन जाता है। हाँ, और कई हजार किलोमीटर की यात्रा थी वो, मतलब हाँ हाँ, तो बहुत अमेरिका के लंबी। कई देश उन्होंने घूमे, हाँ, छोड़ा नहीं। दो मुझे लगता है यात्राएं जो हैं वो मुझको बहुत प्रभावित करती रही हमेशा। और मैंने भी, अगर मेरी भी थोड़ी चर्चा पत्रकारिता के साथ में हुई, तो हाँ, एक यात्रा संस्मरण से ही हुई जो मोनजोदड़ो पे मैंने अरे किया था, आपको मालूम ही होगा। तो बहुत दो यात्राएं जो हैं वो मुझको अनूठी लगती हैं, और वो उनकी हैं जो कि मूलतः साहित्यकार नहीं थे। एक तो चे गेवारा की, दूसरा ल कर्बूजिए। कर्बूजिए जिन्होंने चंडीगढ़ बसाया था, हाँ, तो वो कलाकार। भी लड़कपन में मोटरसाइकिल लेकर के और चले गए थे यूरोप की यात्रा पे। अच्छा। तो मैं जब एक दफा इस्तांबुल गया, और हमारे कई मित्र, सिद्धार्थ वरदराजन, एन राम
बहुत से लोग साथ में थे कि कोई एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। तो वहां पर मुझको एक किताब मिली, तब पता चला कि मोटरसाइकिल पर यात्रा करते हुए जनाब ल कर्बूजिए, जिनको हम चंडीगढ़ के वास्तुकार के रूप में जानते हैं, और वैसे भी 20वीं सदी के बड़े महान वास्तुकारों में तो उनका नाम था ही। तो पर वो इस तरह से निकल पड़े एक रोज, और उनके रेखांकन, अद्भुत रेखांकन थे। वैसे अच्छे वास्तुकार जितने हैं, उनका हाथ रेखांकन में भी बहुत साफ होता है, रेखा चित्र बनाने में, लेकिन वो इतने अच्छे कलाकार थे, इसका अंदाजा नहीं था। तो ऐसी संयोग मुझे याद आ गया कि चे गेवारा और ल कर्बूजिए, बिल्कुल जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मोटरसाइकिल लेकर के आप इस तरीके से लंबी यात्राओं पे निकल जाएंगे। और मेरे ख्याल में इन दोनों के व्यक्तित्व में दो अलग अलग चाहे रास्ते उनके हुए हों, पर उससे जो हासिल उनको मिला इन यात्राओं से, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में, उनको महान बनाने में जरूर भूमिका निभाई होगी। बहुत शेप किया। इनफैक्ट जब वो साउथ अमेरिका पूरा देख रहे थे चे, और उसके बाद उन्हें मतलब उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि उनका था कि भाई कैसे साम्राज्यवादी ताकतों ने हमें चूस लिया है बिल्कुल इस पूरे, और वो अलग नहीं मानते थे, मतलब क्यूबा, ये अर्जेंटीना, उनको अलग ना देखकर वो एक इकाई के रूप में शायद देखते थे। बिल्कुल, और उस यात्रा से ही संभव हुआ ये कि उन्होंने उसमें एक रूपता पाई इन सभी देशों में। निश्चय एक राजनीतिक विजन जिसको कहना चाहिए, एक राजनीतिक विवेक उन्होंने अर्जित किया। हम सब इस तरह से अगर माफ कीजिए, अगर हम लोग किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, वो एक चीज है। आप जीवन में जो पढ़ते हैं, देखते हैं, आप नेताओं को सुनते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, लेकिन जब आप निकल पड़ते हैं बाहर, तकलीफें देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कैसे लोगों को दमित किया जा रहा है, चीजें करीब से दिखाई देती हैं, तब आपकी एक राजनीतिक समझ बननी शुरू होती है, एक विवेक आप अर्जित करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका उस यात्रा की चे गेवारा की राजनीतिक समझ जो विकसित हुई, और बाद में डॉक्टर होकर के भी वो पहाड़ों में, सिएरा माएस्ट्रा की पहाड़ियों में चले गए, और वो ऑलिव वर्दी पहन करके, और वहां पे उन क्रांतिकारियों के साथ में खुद बड़े क्रांतिकारी बने। निश्चित रूप से उसके बीज उस यात्रा में पड़े होंगे। अच्छा सर, चे चे तो जो है मतलब खुले तौर पर कम्युनिस्ट थे, वो तो मतलब मार्क्सिस्ट थे ही, अपने आप को, माफ कीजिए, अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहते थे, नहीं कहते थे। उन्होंने इससे इनकार किया था। तो ये जब तो फिदेल कास्त्रो के साथ भी था, वो भी नहीं मानते थे। फिदेल कास्ट्रो के बारे में चूंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है और पढ़ा नहीं है बहुत अधिक, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो केपी भानुमति ने जो इंटरव्यू किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए दिल्ली में, अशोक होटल में, और नेशनल बुक ट्रस्ट से एक किताब छपी है केपी भानुमति के अलग अलग इंटरव्यूज की, उसमें शरीक भी है। लेकिन वो खुद मुझे केपी भानुमति ने कहा था कि काफी कुछ जो है बेमुरवत ढंग से उसकी छटाई कर दी गई। वहां पे उन्होंने कहा था कि जब उनको कहा गया कि आप कम्युनिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समाजवादी हूँ। तो ये एक रेखा जो है आप वो लिखा हुआ था, ये था कि मैं अपने को कम्युनिस्ट नहीं कहूंगा, मैं एक कैथोलिक होकर जन्मा एक सोशलिस्ट हूँ और बराबरी में और शोषक देशों से मुक्ति में भरोसा रखता हूँ। मैंने लड़कपन के दिनों से भूख को देखा है, कष्ट, भयंकर गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को भी। क्यूबा, वियतनाम और अफ्रीका में हालात रहे हैं। आजादी की लड़ाई लोगों की भूख से जन्म लेती है। मार्क्स लेनिन के सिद्धांतों में उपयोगी पाठ है। जमीनी क्रांतिकारी मार्क्स के दिशा निर्देशों को मानते हुए अपने संघर्ष का रास्ता खुद बनाते हैं। भारत में गांधी जी के सिद्धांतों की अपनी वक़्त है, जिनकी बदौलत आजादी हासिल हुई। तो यहाँ वो हाँ, ये मैंने लिखा आपने था। ही लिखा था, तो मैं आप ही का लिखा का हिस्सा पढ़ रहा हूँ कि वहाँ वो मना तो करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कम्युनिस्ट के तौर पर देखती है। और फिदेल कास्त्रो के बारे में भी जो मैंने पढ़ा, लिखा, समझा कि वो उनके प्रभाव में अंततः माना कि हाँ ठीक है कि मैं भी मार्क्सिस्ट हूँ, लेकिन वो भी कभी खुले तौर पर तो कहते नहीं थे। फिर ये कैसे बना कि ये लोग वामपंथी थे? नहीं, मार्क्स लेनिन को तो मतलब ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा जो मार्क्स लेनिन को जो है वो नहीं मानता होगा, उनके योगदान को, उनके विवेक को। और साथ में गांधी जी के विवेक को हम लोग जानते हैं, लेकिन चे गेवारा जैसा क्रांतिकारी, अगर वो भी गांधी जी के बारे में, जो जाहिर है कि वो समझ यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने अर्जित की, क्योंकि उस दौर में इतना ज्यादा
बहुत संचार भी नहीं था। और यहाँ आकर के चीज, और उन्होंने कहा भी, यहाँ आके उन्होंने कहा भी कि हमको नहीं मालूम था, हमने तो सोचा कि बंदूक से बंदूक की लड़ाई हो सकती है, हमें नहीं मालूम था कि बंदूक के सामने बिना बंदूक के भी लड़ा जा सकता है। यहाँ आके उन्होंने इस बात को माना है। और लौट के जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो 3 महीने बाद वहां पे छपी और मुझको हवाला में मिल गई, और उसका मैंने फिर दिल्ली उसको लाके उसका अनुवाद जेएनयू के हमारे मित्र प्रभाती नौटियाल उनसे करवाया। उसमें उन्होंने इस बात को कहा है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत सहज भाव से, कि क्रांति हमारी स्वाधीनता के दौर में युद्ध जैसी अवधारणा भारतीय लोगों के दिमाग में नहीं थी। हम लोग उस ढंग से सोच नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको उन्होंने चिन्हित किया, रेखांकित किया, याद किया, प्रशंसा की, और वहां जाके अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया, जो कि उनको नहीं मालूम था कि 50 साल बाद मैं लाके उसको हिंदी में छपवा रहा हूँ। तो उनको तो वो देनी थी, एक तरह की गोपनीय रिपोर्ट आप समझिए कि दी होगी। और बाद में उन्हीं की सरकारी जो एक तरह का पत्र जो छपता है, क्योंकि और तो वहां पे कम्युनिस्ट राज में लोकतंत्र तो है नहीं, वहां पे वो जैसे रूस में था वैसा ही क्यूबा में भी सरकारी ही पत्र जो था, तो उसमें उनकी यात्रा के हवाले से उस रिपोर्ट के अंश छपे थे। लेकिन वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट गांधी जी की तारीफ करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो लेनिन और मार्क्स की तारीफ करता है, उसमें शक नहीं है। और बाद में उनकी दिलचस्पी माओ में भी बहुत हुई। और जब नेहरू जी से मिले थे तब वो चीन पर बात करना चाहते थे, उनको बड़ी झुंझलाहट हुई, क्योंकि नेहरू जी जो हैं वो उन क्रांतिकारी के नाते तो उनका सम्मान करते थे, लेकिन बाकी चे गेवारा बहुत युवा थे। और नेहरू जी शायद इस मामले में, क्योंकि रूस के साथ में जो भारत का संबंध है वो और था, और वो रूस से चे गेवारा के भीतर ऐसी उस सारी बातचीत के हवाले से अगर आप देखें, जो अलग अलग स्रोतों से छपी है, रॉबिन्सन की जीवनी में भी छपी है और जगह भी, जिसमें वो नेहरू जी ने इस पे दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि उनको कहा कि देखो सेब कैसा स्वादिष्ट है, कैसा अच्छा लगता है। तो मतलब उन्होंने उस चीज को टाल दिया। पर बाद में आगे जाकर के अगर जब हम चे गेवारा की जीवनी और तथ्यों को पढ़ते हैं, तो मालूम चलता है कि उनका मोहभंग रूस के कम्युनिज्म से हो गया था। और इसलिए वो खुद अपने आप को बहुत सुरक्षित ढंग से समाजवादी कह के कन्नी काट लेते थे। और उनका ये भी बयान उनके मिलते हैं कि चीन के कम्युनिज्म को वो रूस के कम्युनिज्म से बेहतर मानने लगे थे। और इसी वजह से रूस के का जो नेतृत्व है, शायद फिदेल कास्त्रो पर इसका दबाव पड़ा, क्या चीजें हुई, जो मंत्रिमंडल से वो हट गए, बाहर निकल गए, वो लंबी जो भी दास्तान है उसके पीछे। लेकिन वो खुलकर उन्होंने इस बात को कहा था एक बार, कि रूस तो जो है, रूस का कम्युनिज्म तो इंपीरियल कम्युनिज्म है, एक औपनिवेशिक जो है वो साम्यवाद है। ये तो हमको हथियार बेचते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो मिसाइलें अमेरिका की तरफ तानी गई थी क्यूबा की जमीन पर, लेकिन उसके बाद जब रूस और अमेरिका में एक तरह का समझौता हो गया, तो क्यूबा को लगा था कि हमको नीचे देखना पड़ा। और उसके बाद में चे गेवारा खुल करके रूस के कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने लग गए थे, और चीन की कम्युनिज्म में दिलचस्पी लेने लग गए थे। बहरहाल वो आप अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात कर रहे थे, उसी दौरान जी। जो हुआ। अच्छा, तो अब आप भारत का इतनी बार जिक्र ले ही आए, और हमारा तय भी हुआ था कि भाई ये जो अनएक्सप्लोर्ड दुनिया है चे गेवारा की, तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो एक तो ना मैं आपको बताऊं, आज से 5-7 साल पहले की बात है, मैं ऐसे ही पता नहीं क्यों गूगल कर रहा था और पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते, अच्छा हाँ, क्यों कर रहा था अब याद आ गया। पता नहीं कैसे मैं बीमार पड़ा और 2-4-5-6 दिन की छुट्टी थी, तो मैं लगातार ओटीटी पर पढ़ रहा था इस सब के बारे में, क्यूबा में क्या हुआ, फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, वहां कैसे क्रांति हुई, चे के बारे में पढ़ा। पढ़ते पढ़ते, देखते देखते मैंने फिर गूगल करना शुरू किया, और वहां आप ही के लिखे कुछ हिस्से मुझे मिले, और मैंने पाया कि भाई कमाल की बात है, ये आदमी जिसके बारे में हम पढ़ पढ़ कर इस पर दीवाने हुए चले जा रहे हैं, ये तो यहाँ भी आया था। और यहाँ आया, घूमा, कई शहरों में घूमा इनफैक्ट, और फोटोग्राफी की, बढ़िया फोटो खींचे यहाँ सब जगह के, और नेहरू से मिला,
हम्म। आया भी किसी पर्यटक की हैसियत से नहीं था, बल्कि मंत्री की हैसियत से शायद आया था, या कम से कम नहीं, मंत्री तो तब नहीं थे। मंत्री शायद बाद में बने थे वो, हम्म। है ना। और लेकिन सरकार ने तो भेजा ही था उन्हें, और यहाँ हाँ पर हाँ, हमारे कई पूरा मंत्री उनसे मिले थे। प्रतिनिधि मंडल था, चूंकि नया नया देश बना था, तो हाँ एक संपर्क बने और उनकी सरकार को मान्यता और सरकारें दें। अब हाँ जानते हैं कि भारत तो इस मामले में आगे ही था, हाँ। लेकिन जरूरी था ना उस गुडविल को अर्जित करना, जाके लोगों से मिलना, क्योंकि बातिस्ता की सरकार के बाद आपकी सरकार तो वहां हम्म, क्रांति करके आई है ना, तो उस क्रांति की प्रतिष्ठा के लिए, और इसलिए चे गेवारा से समझदार व्यक्ति को उनको नहीं मिल सकता था, हम्म। जो एक डिप्लोमेट की तरह। और उनके साथ में एक पत्रकार भी थे और एक छोटा दस्ता जो था उसमें गए थे। और अपना हमारे यहाँ तो सीधे तो नहीं आए थे, हमारे यहाँ तो काहिरा होते हुए आए थे, हाँ, कई देश इजिप्ट घूम रहे थे। हाँ, इजिप्ट से आए थे। और यहाँ के बाद वो जो आज का बांग्लादेश है उस तरफ भी गए और आगे निकले। 31 साल उम्र थी सर उनकी 1959 में जब वो आए। हम्म। बहुत कम उम्र थी। तो ये पूरा अध्याय कैसे गायब हो गया कि आपको 50 साल बाद निकालना पड़ा ढूंढ ढांड के कि भाई ऐसा भी हुआ था। मतलब कम्युनिस्ट तक इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, जबकि ये तो उनके हिस्से में था कि वो बताते हमें। ये देखिए, तो ये थोड़ा है, ये अ, हमारा जो साम्यवाद है, और जगहों का भी होगा, क्योंकि अलग अलग साम्यवाद के रंग हैं। रूस और चीन का तो हम लोग बात अभी कर ही रहे थे। वो जो चीजें उस वक्त, आप देखिए, हमारा साम्यवाद जो है वो सीधे सीधे रूस से संबंधित था। रूस हमारे जो अगर आप पाएंगे कि जो साम्यवादी मार्क्सवादी लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए रूस ही जाते थे ना, चीन तो नहीं जाते थे। हम्म तो चीन के कम्युनिज्म से तो कोई रिश्ता रहा नहीं, और फिर चीन के साथ जिस तरह के कूटनीतिक संबंध हुए, वो तो बिल्कुल अलग ही कहानी है। तो उसके कम्युनिज्म को तो समझा भी नहीं, देखा भी नहीं, और हम लोग नहीं जानते गुण दोष उसके बारे में अधिक। लेकिन रूस के कम्युनिज्म का तो हमारे यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ा, और रूस का साहित्य भी हमारे यहाँ बहुत आता रहा इन्हीं संबंधों की वजह से। रूस की टेक्नोलॉजी भी नेहरू जी के दौर में और बाद में इंदिरा जी के दौर में भी खूब यहाँ पे आई है। तो वो जो एक रिश्ता है, वो दूसरे ढंग से विकसित हुआ। हमारे यहाँ पे चूंकि रूस का संबंध था, और रूस के मेरा ये मैंने लिखा भी है इस चीज हम्म को, चूंकि रूस के साथ में भारत का रिश्ता और डंका था, और रूस के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे चे गेवारा। उनकी आलोचना बहुत ही जो है वो मुखर थी। और शायद क्योंकि एक रूस की राजनीति और भारत की राजनीति में जब कभी कभी आप तार जुड़ता है, तो बहुत ही विकट स्थितियां भी हम्म पैदा हुई हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहता हूं कि भारत में इमरजेंसी लगी, कोई काला अध्याय था। हम्म उस इमरजेंसी का बुद्धिजीवियों ने, चाहे दबे स्वर में सही, प्रतिरोध किया। जैसे अज्ञे हैं, उन्होंने विरोध किया, कुछ लोगों ने कविताएं लिखी, हम्म जैसा भी जितना संभव था। लेकिन चूंकि पत्रिकाएं, सेंसरशिप लागू हो चुकी थी, कुछ लेखकों ने, और खासकर हमारे साम्यवादी लेखकों ने, प्रगतिशील लेखक संघ, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सीधे सीधे मतलब एक तरह का साहित्यिक जमावड़ा था, तो प्रगतिशील लेखक संघ ने, यानी हमारे कम्युनिस्ट लेखकों ने, इमरजेंसी का सपोर्ट किया। उसके बाद में पछतावा भी हुआ है। उसके बाद में जो है वो आप मानिए कि लेखकों के दो संगठन सक्रिय हुए, प्रगतिशील और जनवादी लेखक संघ, दोनों में राजनीतिक तौर पे एक दोहराव सामने आया। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के लेखकों ने भी, और उस वक्त बहुत सक्रिय थे, सचिव थे त्रिपाठी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी। उन्होंने खुद मुझे कहा था कि हम तो इमरजेंसी के समर्थन में लेखकों के घर गए, अज्ञे के घर भी गए, कि इंदिरा जी के घर में लेखकों को इकट्ठा होना है, क्योंकि बाहर विदेशों से इस ढंग का फीडबैक मिला है कि हम्म छवि खराब हो रही है। तो अगर बुद्धिजीवी सब समर्थन करें इमरजेंसी का, तो थोड़ा ऐसे लाभ हो सकता है। तो हमको कहा गया, तो हम लोग अज्ञे के घर भी गए। 4 लोग उनके अज्ञे के घर गए, और अज्ञे बहुत नाराज हुए। और बाद में अज्ञे ने एक कविता भी लिखी है। इमरजेंसी की जो 4 कविताएं हैं अज्ञे की, उनमें एक कविता है बौद्धिक बुलाए गए। तो हमें बौद्धिक बुलाए गए, वहां उनके चेहरे उतार लिए गए, उन चेहरों का निर्यात होगा, सुनाए वहां पे
बड़ी मांग है वगैरह। तो ये सारा जो संदर्भ है, इसको आप यूं समझिए कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी और लेखक चूंकि कम्युनिस्ट थे, और रूस जो है वो इमरजेंसी का सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था, तो हमारे इन बुद्धिजीवियों को भी कहा गया कि आप भी समर्थन कीजिए। उन्होंने समर्थन किया, भले ही बाद में कुछ वर्षों के बाद में उन्होंने कहा कि हमको पछतावा है, हमें नहीं करना चाहिए था। तो मेरा अंदाजा है कि चे गेवारा की यात्रा को जो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट ही किया गया, नजरअंदाज ही नहीं। आपको कोई ऐसा हवाला ही नहीं मिलेगा कि वो यहाँ के साम्यवादी नेताओं से मिले, उनका स्वागत किया गया। हमारे यहाँ तो कितनी मालाएं पहना देते हैं, आपको पता है। वो है ही नहीं, मतलब। और जो आप देखिए कि चे गेवारा की भारत यात्रा के बारे में जब मैंने लिखा, मुझे लोगों ने फोन कर करके कहा कि चे यहाँ आए थे। मैं जेएनयू में कुछ समय के लिए जब पढ़ाता था, तो एक बार क्लास में जब मैंने कहा, और सहज भाव से, कि जब चे देखी दिल्ली आए थे 1959 में, तो एक छात्र ने बहुत ही हैरान होकर के, वो चे गेवारा का मुरीद था, बोले चे भारत आए थे तब तक भी? क्योंकि हर कोई तो सब किसी ने तो जनसत्ता नहीं पढ़ा होगा। बाद में जरूर जो मेरा लेख है वो अनुवाद भी हुआ, और कई जगहों पे उसकी चर्चा होती चली गई। पर फिर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज कहेंगे कि अच्छा, चे गेवारा भारत आए थे, उनको नहीं मालूम है। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक स्मृति का विलोप, इसके पीछे मेरा मानना ये है कि ये जो रूस और चीन का जो कम्युनिज्म का झगड़ा था, और चे गेवारा का जो मुखर अंदाज था, उसमें जो है वो एक हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की नीति जो थी, वो उसको, उनकी यात्रा को के प्रति बेरुखी में प्रकट हुई। और इस वजह से इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि पूंजीपतियों का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें 2 दिन लगातार पहले पन्ने पर चे गेवारा का फोटो छपा। और मैं खुद हिंदुस्तान टाइम्स की इमारत पे गया था, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। तब उनका आर्काइव, उनके जो पुराने अंक हैं, वो भी वहां रखे रहते थे, बिल्कुल ऊपर की मंजिल पर। और मेरी बेटी भी साथ में थी, तस्वीरें खींची। उस वक्त बहुत साधन नहीं थे हमारे पास, पर फिर भी वो दोनों अखबारों, दोनों दिन के पन्ने फोटो खींच के और रखे गए। वो अपने आप में दिलचस्प है। पहले दिन में हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर चे गेवारा सिगार भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नेहरू को, और दूसरे दिन जो तस्वीर है उसमें रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन के साथ में है और ठहाका लगा रहे हैं, और उसके नीचे कैप्शन छपा हुआ है कि डेयर डेविल लीडर ऑफ क्यूबा अर्नेस्टो गेवारा इन ए मेलो मूड विद डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन। 2 दिन छपा। पूंजीपतियों का अखबार है, बिरला का। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है गण शक्ति, उस गण शक्ति में एक लाइन भी नहीं मिली। मैंने वहां पे हमारे बल्कि कम्युनिस्ट मित्र ही हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, आलोचक हैं, उनको कहा, उन्होंने तलाश करके, और उन्होंने कहा कि नहीं है। बल्कि संडे स्टैंडर्ड जो है उसमें फोटो जरूर छपा। 2 रोज बाद कलकत्ता में किसी कारखाने में गए थे चे गेवारा, तो खबर तो उसमें भी नहीं थी, लेकिन तस्वीर थी और एक कैप्शन था, जिसे पता चलता है कि हाँ, वो कलकत्ता में किसी कार्यक्रम में गए। और कलकत्ता में गए, इसका तो प्रमाण मुझे इस रूप में भी मिल गया था कि एक किताब मुझको हवाना की सड़कों पे मिली, बल्कि 2 महत्वपूर्ण किताबें मिली। एक तो CIA जो अर्जेंटीना से ही चे गेवारा के पीछे लगा हुआ था। बताइए, देखिए कितना उनको अंदाजा होता है कि कौन किधर किस रास्ते पे जा कौन सकता खतरनाक है। साबित होगा हमारे लिए आगे हाँ, चलकर। तो ये, पर अमेरिका में एक चीज ये है कि 30 साल बाद में दस्तावेजों को डिक्लासिफाई कर देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। तो वो जो सार्वजनिक किए हुए दस्तावेज थे चे गेवारा के संबंध में, जितने भी, उनकी किताब मुझको सड़क पे ही पड़ी मिल गई। किसी ने खरीदी होगी, रद्दी में बेच दी होगी, या जो भी था। उसमें एक तस्वीर, एक किताब और मुझको मिली। वो तस्वीरों की थी कि चे गेवारा एज ए फोटोग्राफर। तो उसमें 4 तस्वीरें ऐसी थी जो चे गेवारा ने कलकत्ता में खींची थी। और संयोग की बात है, चारों में गाय बैठी है सड़क के बीच में, क्योंकि ये दृश्य उनके लिए जरूर हैरान करने वाला होगा कि सड़क पे गाय कैसे बैठ सकती है। और हमारे यहाँ तो ये आम चीज है, उस दौर में तो और भी ज्यादा आम रही होगी। तो चे गेवारा कलकत्ता आए थे और कारखाने वगैरह में गए, तो सारी बातें हैं। लेकिन उनकी तस्वीर वहां के दूसरे अंग्रेजी अखबार में छपी, संडे स्टैंडर्ड में, लेकिन गण शक्ति में नहीं छपी, जो कलकत्ता से निकलता।
तो इसीलिए धीरे धीरे हर जगह से मामला साफ हो गया, मतलब कम से कम जो अ, गैर सरकारी कागजात अखबार जहां चर्चा होनी चाहिए थी वहां से तो चर्चा हुई ही नहीं। मतलब कोई दुराव था हम्म, कम्युनिस्ट पार्टी और चे गेवारा की भारत यात्रा के बीच, हम्म, कम्युनिस्ट पार्टी और क्यूबा की सत्ता के बीच क्या था इतना मुझको नहीं मालूम, और जो लोग जानकार हैं, इतिहास लिखते हैं, वो इसकी खोज करेंगे। पर ये सच्चाई है कि 1959 में जुलाई में चे गेवारा भारत आए। उसकी तस्वीरें हैं, हवाई अड्डे से लेकर के पूसा रोड के संस्थान से लेकर के ओखला से लेकर के कलकत्ता तक की उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने अपनी माँ को लिखी। कई प्रमाण हमको मिलते हैं इन तस्वीरों के साथ। ये सारी चीजें तो हमको है कि आए थे, लेकिन फिर अचानक उन चीजों की चर्चा यहाँ पे हुई ही नहीं, किसी ने नहीं की किसी भी स्तर पे, क्योंकि अगर रूस की दिलचस्पी नहीं थी तो मेरे ख्याल में भारत सरकार की भी बहुत अधिक बाद में नहीं रह गई होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की भी नहीं रह गई होगी। ठीक से क्या था नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई है कि दिलचस्पी नहीं रह गई होगी और चे गेवारा की चर्चा कभी नहीं हुई, उस यात्रा को भुला दिया गया। और 50 साल तक बाद में आप देखिए कि जब ये लेख लिखा गया तब लोगों को हैरानी हुई कि अच्छा वो यहाँ तो आए थे, आप यानी एक तरीके से। आपको कैसे मतलब इस बात का आइडिया हुआ सबसे पहली बार कि वो कभी भारत आए? ये जो चीज है ये तो छिटपुट जो है पढ़ने में आती थी। अगर हम्म। अगर जैसे पढ़ाकू नितिन ही नहीं है और भी लोग पढ़ाकू हैं तो पढ़ने में कहीं पे जिक्र आया था। और मैंने कहा ना कि इनकी किताब तब तक नहीं छपी थी केपी भानुमति की, हाँ। लेकिन केपी भानुमति ने इंटरव्यू तो किया था। इसकी हम्म, चर्चा छिटपुट जो है वो आपको प्रेस क्लब में सुनने को मिल सकती थी। अच्छा। बल्कि वो जब बातचीत करने के लिए गई अशोक होटल में, तो उनके हम्म, साथ दो लोग थे। एक तो राघवन थे हम्म, ब्लिट्ज के, और एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया था वो वॉइस ऑफ अमेरिका। अब बड़ा देखिए पेचीदगी, मतलब वॉइस ऑफ अमेरिका की क्या दिलचस्पी हो सकती है फोटो खींचने में। तो हम्म, फोटोग्राफर के रूप में वॉइस ऑफ अमेरिका का व्यक्ति उनके साथ जा रहा है। ये बड़ा रहस्यमय था। पर उनका कहना यह था कि राघवन को तो मैं मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझको चे गेवारा के भारत आने की जानकारी दी थी। तो वो रेडियो के लिए काम करती थी। केपी भानुमति उस जमाने में काफी मशहूर थी, और बाद में मैं उनसे मिला भी, यहाँ सुजान सिंह पार्क वाले घर में रहती थी। दूसरा, रॉबिन्सन की जो जीवनी है चे गेवारा की, उसमें भी आपको हवाला मिलता है। हालांकि मैंने पहले कहा कि बहुत तथ्यात्मक चीजें नहीं है, मतलब उसमें किसी के हवाले से, जो उनके साथ में एक पारदा नाम का व्यक्ति था, तो उससे से बात की, तो वो भी बहुत किस्सा गोई के अर्थ में चीजें कही जा रही है, और बल्कि नेहरू जी का तो मजाक ही लगभग उड़ाते हुए। पर चे गेवारा आए थे, इसके सूत्र तो जो है वो दिमाग में घुमड़ते रहते थे। तो जब क्यूबा जाने का मुझको मौका मिला, जो एक कोई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें, तब जाहिर है कि मेरे मन में यही चीज थी कि अब थोड़ा ठीक से समझने की चेष्टा की जाए। और फिर संयोग से वहां पे जब चे गेवारा का घर, जो अब एक चे गेवारा अध्ययन संस्थान बन गया है, तो उनके जो बेटे हैं कैमिलो, हम्म, वो वो तो उस दिन निकल गए थे अर्जेंटीना के लिए। पर वहां जो व्यक्ति, वहां शायद कार्लोस नाम था, मुझे मिला, और बल्कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो जाते हुए चे गेवारा का बेटा ये कह के गया है कि पूछना जो आए हैं भारत से उनको, कि नेहरू जी ने ये हमारे पिताजी को उपहार दिया था, ये क्या चीज है, इसमें ये हाँ, औरत कौन है। वो एक कटारी थी, और उस ओके, कटारी पर दुर्गा की तस्वीर बनी हुई है ना। हाँ, तो एक वो दी गई होगी, वो वहां पे जाहिर है संभाल के हम्म, रखी गई थी। तो मैंने कहा था हम्म, कि औरत ने देवी इसको मानते हैं, हम्म, और शस्त्रों की और तमाम थोड़ा सा जानकारी मैंने उनको दी। तो वहां मुझको वो रिपोर्ट उन्होंने दी कि ये भी उन्होंने कहा था कि दे दीजिएगा। वो स्पेनिश में थी, जो यहाँ से लौटने के बाद में चे गेवारा ने फिदेल कास्त्रो को सुपुर्द की थी। हाँ, वो एक रिपोर्ट भी तो लिखी थी। उस रिपोर्ट में वो क्या कह रहे थे भारत के बारे में? रिपोर्ट मैंने अपने लेख के साथ में पूरी की पूरी जस की तस छापी थी। उसका अनुवाद प्रभाती नौटियाल जी ने किया था, जो बहुत जाने माने स्पेनिश के जानकार हैं। रिपोर्ट पे भारत की प्रगति के बारे में, हालांकि उस वक्त तो देखिए मुश्किल से शायद 12 साल हुए होंगे, हम्म, तो पर आगे कैसे भारत बढ़ रहा है, क्या चीजें हैं, कैसे भारत और क्यूबा मिलकर के उद्योगों के क्षेत्र में आगे काम कर सकते हैं, पर एक कुल मिला के सकारात्मक दृष्टिकोण था। रॉबिन्सन की किताब में ऐसा जाहिर होता है कि जैसे यहाँ कृषि को लेकर के बड़ी उपेक्षा हो रही है,
अच्छा। ऐसा नहीं है, मतलब जो चे गेवारा की रिपोर्ट से इस चीज का खंडन हो जाता है। जब वो पिलाना गांव गए और वो जो 14 तस्वीरें जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें सबसे मशहूर और बड़ी सबसे दिलचस्प तस्वीर ये है कि पिलाना गांव में चे गेवारा का स्वागत एक व्यक्ति कर रहा है किसान गांधी कर टोपी रहा पहने है हुए, जी, गले और में चे माला डाले। गेवारा अपने ओलिव अटायर वेशभूषा में है, और बहुत उनको कॉन्ट्रास्ट माला है पहनाई सुबह। जा रही है, और पहनाने वाले किसान ने गांधी टोपी पहन रखी है। बिल्कुल। तो उन्होंने नजदीक से देखा कि भारत में किस तरीके से खेती को लेकर के, जो कि जाहिर है उस वक्त नेहरू जी के वक्त में खेती को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, और जो अभी बिल्कुल नया बना हुआ राष्ट्र है बमुश्किल 12 साल पुराना, उसमें क्या हो सकता है, तो उसके बारे में एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण था। दूसरा, मैंने जैसा आपको कहा कि गांधी जी को और सत्याग्रह को समझने की ईमानदार चेष्टा थी, जो उसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ आके मुझको पता चला कि इस तरह से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है बगैर हथियारों के। यहाँ सत्याग्रह इन्होंने किया, इन्होंने बगैर शस्त्रों के जो है वो अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया वगैरह ही थे। तो मतलब कुल मिलाकर के भारत के बारे में एक अच्छी छवि जो है उन्होंने फिदेल कास्त्रो के सामने पेश की, और सत्याग्रह और गांधी जी के बारे में जो है वो खुद, जबकि हथियारबंद क्रांति से आते थे, उन्होंने जो है उनकी तारीफ की। अच्छा, आप क्यूबा गए, कैसा घर था चे गेवारा का? बहुत ही सामान्य, अच्छा। बहुत ही सामान्य। वो जो अब से अध्ययन संस्थान बन गया है, हाँ। एक सामान्य सा मकान आप समझिए, मतलब इंडिपेंडेंट मकान है, लेकिन नीले रंग का मकान। और कोई नहीं कह सकता कि क्यूबा की बैंक का अध्यक्ष, क्यूबा का मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, क्यूबा की क्रांति के जो खंबे थे 3, उनमें से एक प्रमुख, और दुनिया में तो बाद में आप जानते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके उन्होंने भाषण दिया, जिस तरीके से उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी, उसका घर ऐसा सादा घर है। अरे बहुत कमाल का है वो, जिस रौब के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में और मंच पर जा रहे हैं, वो देखते ही बनता है। और बहुत अजीबोगरीब अंदर से ख्यालात उठते हैं कि ये आदमी जो अभी जंगलों में लड़ रहा था, अभी एक सरकार का प्रतिनिधि होकर संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया को संबोधित कर रहा है, और बस अभी कुछ साल बाद फिर से लड़ता हुआ मारा जाएगा बोलीविया में। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब एक अप्रत्याशित ढंग से चीजें जो जो जिस ढंग से विकसित हुई और घटित भी हुई, बल्कि कहना चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का, अलग किस्म का जो है वो मेयार था। हम्म। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाद के दिनों में चे को लेकर ऐसी दीवानगी हुई, क्योंकि इतने रंग थे उनमें। अच्छा, जब वो इंडिया आए तो आप बता रहे थे, वो बेसिकली कहाँ कहाँ गए? इंडिया में भी दिल्ली आए, एक तो अशोका होटल रुके, नेहरू से मिले, ये हमारी बातचीत में आ गया। और वो कहाँ कहाँ गए इसके बाद? मेरा ख्याल है कलकत्ता गए, और भी कहीं के कोई निशान मिले आपको? नहीं, देखिए, ज्यादा जिन चीजों को मतलब एक पत्रकार के रूप में एक आपको एक खबर लिखनी हो, एक रिपोर्टाज लिखना हो, तो उसके लिए जितनी आप भागदौड़ करते हैं, उस भागदौड़ में इतना ही अंदाजा क्या लगा, जो तथ्य मिले कि दिल्ली आए थे और कलकत्ता गए थे, क्योंकि कलकत्ता की पुष्टि तो तस्वीरों से भी हो गई थी, हाँ। और उनकी जो रिपोर्ट है उसमें भी जिक्र है। उसमें वो कहते हैं कि मुझे वहां पे एक कृष्ण नाम के व्यक्ति मिले। वो आज तक नहीं समझ में आया कि वो व्यक्ति कौन थे, हाँ, क्योंकि कलकत्ता में जी। हाँ, बाद में शायद ये भी चीज सामने आई, संभव है कि जो बालकृष्ण गुप्ता थे, रुचिरा गुप्ता के हवाले से ये चीज एक सामने आई कि ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि जिस ढंग से उनको उद्धृत किया गया चे गेवारा द्वारा, और उन्होंने जो कहा, और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की समझ और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जो चे गेवारा को कलकत्ता में जो कुछ कहा गया, उस रिपोर्ट में उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो कलकत्ता गए थे ही तय है, लखनऊ भी गए, ऐसा भी कहीं जिक्र कहीं, लेकिन मुझे इसकी पुष्टि इसकी नहीं हुई कि लेकिन ये है कि कलकत्ता गए, और बांग्लादेश जो अब हो गया, उन इलाकों में होते हुए फिर वो बर्मा चले गए थे, बर्मा चले गए। रंगून। हाँ, हाँ, वो कई जगह गए, और उसके बाद लौटे, और फिर अपने देश में कई पद उन्होंने संभाले भी। हाँ। अच्छा, कुछ मुश्किल सवाल भानुमति जी ने उनसे अपने इंटरव्यू में पूछे थे। मैं चाहूंगा एक बार ना आप उनका जिक्र जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना वो इंटरव्यू पढ़ा है, ना देखा, ना सुना।
तो आपने उसमें कुछ अंश पाए होंगे जब कुछ मुश्किल सवाल चे की तरफ फेंके गए और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनका। हाँ, वो जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का जो टेक्स्ट है, उसका जो लिखित एक रूप है, वो उन्होंने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से उसका नाम उसको नहीं याद है, कैंडिड कन्वर्सेशंस शायद कैंडिड उसका नाम था। कन्वर्सेशंस ही उसका नाम है, आपने लिखा हाँ है हाँ, अपने एक लेख में। ये नाम था। तो वो जो किताब है, उस किताब में इंटरव्यू तो है, यानी इससे ये तो साबित होता है कि वो दिल्ली आए थे और ऑल इंडिया रेडियो के लिए, बल्कि मैं जब उनके घर गया तो 2 तस्वीरें लगी हुई थी उनके घर पर। 2 तस्वीरों में, एक तस्वीर में केपी भानुमति पास में बैठी हैं और चे गेवारा बोल रहे हैं, और माइक जो है, जिस पर उस जमाने में रेडियो पे AIR लिखा रहता था, तो AIR लिखा हुआ है, यानी उस माइक को रख करके रिकॉर्डिंग की गई ताकि तस्वीर वगैरह खींचे तो जब काम आए। उन्होंने और भी विस्तार से चीजें बताई थी कि जब वो, जो शायद इंटरव्यू में इतना हवाला नहीं होगा, कि जब वो पहुंची 5वीं मंजिल पर, तो दरवाजा खुद चे गेवारा ने खोला। अच्छा। और कोई कोई मतलब इस स्तर का नेता आए तो कहीं ना कहीं, और खासकर जो हथियारबंद क्रांति से निकल के आता हो, तो कोई तो सुरक्षा की व्यवस्था कोई ठीक ठाक तामझाम वहां नहीं। रहेगी। तो वो लोग दरवाजा जो है उन्होंने खोला सीधे, और वो सिगार तो पीते ही थे। बीच में उनका सिगार चलता रहा, बल्कि सिगार जो है, सिगार के इतने प्रेमी थे कि मुझको एक किताब हवाना में मिली जो सिगार पर थी, उसकी भूमिका चे गेवारा ने लिखी थी। अरे गजब। तो हमारे दोस्त रोली बुक्स वाले प्रमोद कपूर, वो सिगार के शौकीन हैं, तो वो किताब में उनके लिए लेके आए। उनको मैंने कहा, लीजिए, ये भी आपको अच्छा लगेगा कि एक सिगार प्रेमी ने किताब की भूमिका लिख दी थी। वो सिगार भारत में जब वो आ गए तो उनका कोटा जो है खत्म हो गया था। ये भी कई हवालों से चीज सामने आई, और अब वो दोबारा अगली खेप हवाना से भारत पहुंचे किसी तरह, क्योंकि इतनी व्यवस्थित तो चीजें थी नहीं, आज से है ना, इतनी उड़ानें रही होंगी सीधी। तो उसमें फिर तय किया गया कि उनका जो दस्ता है, उस दस्ते में तब तक कौन सिगार पिएगा और कौन नहीं पिएगा, क्योंकि सभी अगर सिगार पिएंगे तो सभी क्यूबा के लोग तो शौकीन होते ही हैं, तो बोले तो खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। तो उसमें उन्होंने इस तरीके से तय किया कि भाई किसी तरीके से एक वो बनाया कि कौन कौन पी सकते हैं, कब कब। चलिए, उस अनुशासन से। तो ये तो बात है चे गेवारा की, जो एक अध्याय था। मतलब लोग पढ़ते हैं चे गेवारा के बारे में, लेकिन ये नहीं मिलता, ये पता नहीं चलता कि भारत आए और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। और जो वाकई उनके दीवाने हैं वो जरूर चाहेंगे कि ये चैप्टर तो पता चले। तो बस जी, जो तस्वीरें, वो जो 14 तस्वीरों का मैं जिक्र करता हूँ, तो एक तस्वीर का तो हवाला मैंने दिया, पिलाना गांव दिल्ली के पास जो है, उसमें खेत वाला जी। एक वो पूसा रोड के हमारे संस्थान में जब गए, जहाँ पे नहीं, वो ओखला का है, जहाँ ये मेटल डिटेक्टर्स बनते थे। तो उसमें ये है कि वो जैसा टेबल टेनिस के बल्ले जैसा होता है, जिससे देखने के लिए ऊपर से नीचे, आपके पास कोई हथियार तो भीतर नहीं है, शरीर पे फिराते हैं ऊपर नीचे उसे। तो चे गेवारा पे घुमा रहे हैं। तो मैंने कहा, देखिए, जिसके पास में जो हथियारों से खेलता रहा, यहाँ पे उस मशीन को आजमा रहे हैं उस पर। वो भी दिलचस्प तस्वीर अच्छा, वो थी। पिस्टल लेके चलते थे, यहाँ भी ऐसे लेके आए थे? नहीं, वो तो तस्वीरों वाला ही मामला था उस वक्त। उसके बाद तो मेरे ख्याल में, क्योंकि उनके साथ, हाँ, उनका सुरक्षा कर्मी जो था, और मजे की बात है कि सुरक्षा कर्मी बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आता था, उन्होंने उसको दीक्षित करवाया, वो उनके साथ हमेशा रहा, और जब भारत आए तो वही साथ में था। वो जो लड़का कहिए, बल्कि वो उनके साथ में था। और वो जो मशहूर फोटो है, जिसकी वजह से ये जो टी शर्ट वगैरह का सारा सिलसिला चला, उसमें भी आप देखेंगे जो मूल फोटोग्राफ है, जिसको तो शायद बहुत ही थोड़े लोगों ने देखा होगा, पर मैं
वहां से आते हुए हवाना से बहुत सारी किताबें, बहुत सारी फिल्में लाया था। तो वो जो किताबें हैं उनमें बहुत सारी किताबें, लेकिन एक दो किताबों का तो मैंने जिक्र किया। एक किताब है जिसमें वो जो सरकारी फोटोग्राफर थे, कोरदा उनका नाम था, तो उन्होंने ही ज्यादातर चे गेवारा की तस्वीरें ली, क्योंकि वो तो जैसे मंत्री के साथ ड्यूटी लग जाती है जहां भी जाएंगे। तो सार्त्र और सिमोन द बुआ वहां आए, और अल्बर्टो कोर्दा की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मशहूर अल्बर्टो कोर्दा। तो उन्होंने वो जो फोटोग्राफ लिए चे के साथ में, नोबेल प्राइज पाने वाले हमारे महान लेखक दार्शनिक, जिन्होंने बाद में चे गेवारा के बारे में कहा था कि बहुत ही मतलब अच्छे शब्दों में कि एक महत्वपूर्ण बड़ी मानवीय शख्सियत। वो सारी किताब में वो तस्वीरें ही हैं पूरी सार्त्र की यात्रा की और सिमोन बुआ की यात्रा की। सारी तस्वीरें विमान में जाते हुए, बैठे हुए, चर्चा करते हुए, और एक में सार्त्र और भी सिगार पी रहे हैं, और चे भी पांव पर पांव रखे हुए, और आत्मविश्वास देखिए क्या उम्र रही होगी उस वक्त, बिल्कुल युवा अवस्था में। और लेकिन वही बड़े बड़े भारी भरकम जूते और तमाम उस तरह की चीजों की। तो पर मैं ये बता रहा था कि कोरदा ने जो फोटोग्राफ लिया, उस फोटोग्राफ में उनका सुरक्षाकर्मी खड़ा है, पर उस फोटोग्राफ को संपादित करने के बाद संपादन का जलवा देखिए क्या होता है कि वो तस्वीर, कुछ तस्वीरें चे गेवारा की एक इटली का प्रकाशक लेके गया था, जिसमें ये वाली तस्वीर भी थी जो अब टी शर्ट पे छपती है, जो मतलब आंखें जैसे आग उगल रही हों। पूरा एक कहना चाहिए कि संघर्ष का। और विकिपीडिया के पेज पर भी उनका भी फोटो है, वो जो सितारे वाली उनकी टोपी है, वो जो बाल सब जगह मिलेगा वो। बिखरे हुए मेरे हैं। ख्याल में जो दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो छपे हैं उनमें एक फोटो वो है। ये तो पर वो फोटो जो मैं क्यूबा से किताबें लाया, उसमें कोरदा की तस्वीरों, जिसमें उसकी मूल तस्वीरें थी, उसमें वो मूल फोटो है। उस मूल फोटो में वो इतना बड़ा है कि उस किताब में 2 पन्नों पे उसको फैला करके, यानी पन्ना बाहर निकल आता है, और उसमें एक पेड़ है, एक सुरक्षाकर्मी है, एक और व्यक्ति, 3 लोग हैं। तो फोटो दे दिया गया, और उस फोटो के लिए कोई पैसा कोरदा ने नहीं लिया, बल्कि ये कहा था कि मैं कमांडर का फोटो पैसे के लिए नहीं खींचता हूँ, दे दिया। और वो दुनिया में कितना छपा अब इसका तो हिसाब नहीं है, पर वो जो फोटो ले गया उसने उसको संपादित किया। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, कोरदा तो खरबपति हो जाता है अगर इस फोटो को वो बेचने लगते हैं। हाँ, आज तक चल रहा है। हाँ, लेकिन वो इस रूप में तो करोड़पति हो ही गए कि उनका नाम हुआ। और वो जो फोटो, उस फोटो से चे गेवारा की एक क्रांतिकारी की जो छवि है, जो फोटो की वजह से भी कहना चाहिए कि आगे काफी और डेवलप निखर के आई। हुई। जी, और ज्यादा निखर के आई उनकी वो छवि। जी हाँ, निश्चय ही। मतलब ये तो बिल्कुल। कमाल सोचिए सर कि चे गेवारा की ये फोटो, और तो छोड़िए, मैंने एक दिन पढ़ा कि अमेरिका में खूब चलती है टी शर्ट्स पर, मग्स पर। वो तो मार्केट है, हर तरह की चीज चलती है वहां पर, बिकती है। हाँ, नहीं अब तो स्थितियां भी वहां बदलने लगी है, अमेरिका में भी और देशों में भी। ये तो है और चे गेवारा के है। हाँ। और चे गेवारा के जो प्रशंसक हैं वो आपको सारी दुनिया में मिलेंगे। और टी शर्ट पर ये भी है कि लोग नहीं जानते, वो भी पहने हुए फैशन भी हो गया है, फैशन भी हो गया। कि हाँ ये कोई क्रांतिकारी था और हम भी क्रांति में विश्वास रखते हैं। तो जो लोग हैं सच में हिम्मत वाले और संघर्ष करने वाले, वो लगाएं, वो तो एक चीज है, लेकिन कैजुअली भी लोग पहनते हैं। चलिए, जहां तक पहुंचे बात पहुंचनी चाहिए, चाहे कैसे भी पहुंचे, जी। फोटोग्राफ के जरिए हो चाहे हमारे पॉडकास्ट के जरिए हो। कुछ और बात आप आखिर में जोड़ना चाहें सर? नहीं, बात तो कुछ नहीं, बस ये है कि बाद में जब मेरी रिपोर्टाज कुछ भी कहिए और तस्वीरें छप गई, उसके बाद में उनका इस्तेमाल भी बहुत हुआ। लेकिन कई जगह तो जैसे हिमाल ने उसका अनुवाद किया काठमांडू में, हिमाल साउथ एशियन पत्रिका ने, काफिला में अपूर्वानंद शिव उस वक्त जब ये सारी टीम थी, उन्होंने भी उसका प्रयोग बहुत अच्छा किया। और सारे हवाले
देते हुए उस सारे उस यात्रा के मेरी और जो भी संदर्भ था, लेकिन बहुत जगह इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उसका जिक्र नहीं करना उचित समझा कि सारी चीजों का स्रोत क्या है। और अब तो वो इतना ज्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और लिख देते हैं कि हाँ भारत सरकार के उससे फोटो विभाग से, लगता है फोटो विभाग ने अभी इनको जारी किया होगा। वो फोटो विभाग से कैसे निकल के आई, वो मैंने सेन गुप्ता जी की कहानी आपको बताई थी। हाँ बिल्कुल। इसमें ये भी एक प्रसंग याद आता है कि अ, एक विदेश यात्रा में मैं और सिद्धार्थ वरदराजन अ, साथ में थे। तब सिद्धार्थ जी हिंदू से जुड़े हुए थे दिल्ली में। तो उन्होंने एन राम से बात की थी, तो ये सारी दास्तान सुन करके उनको लगा कि ये अंग्रेजी में अगर छपता है तो उचित होगा। और चीजें सारी तथ्यात्मक थी, तो वो सारी तस्वीरें और वो सब चीजें ली थी। लेकिन वो, और उनकी बात भी हो गई थी, उनके कहने पर ही जो है वो हिंदू में भेजा गया, उसका अनुवाद भी करा के और सारा। वो बाद में कभी छपा नहीं। और सिद्धार्थ को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि जो है इतनी मेहनत हुई और क्यों नहीं छपा, ये भी उनको कभी समझ में नहीं आया। मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि एन राम के जो विचार हैं और चे गेवारा का प्रसंग उसमें छपना था, पर वो तस्वीरें जो साथ में भेजी थी वो बाद में किसी हवाले से हिंदू में छपी और उसमें लिख दिया गया कि फ्रंट लाइन के आर्काइव से। तो फ्रंट लाइन में चूंकि उन्हीं का प्रकाशन है, तो तस्वीरें तो असल में उस वक्त मैंने भेजी थी लेख के साथ, लेख छपा नहीं, फोटो उनके यहाँ रह गए फोटो, तो जो है वो कहीं आर्काइव कर लिए गए और बाद में इस्तेमाल हुए। तो इस पर शिवम बिज ने काफी कड़ा एक रुख अख्तियार किया था और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ छपा है और न कोई उसमें हवाला है न तस्वीरों में हवाला है, और आपने तो अपना ही इसको आर्काइव बना करके। तो बाद में उन्होंने हिंदू की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इसका भूल सुधार छापा था। बहरहाल बहुत सारे संस्मरण इस सारी दो तीन ऐसी जीवन में पत्रकार के नाते खबरें लिखी। एक तो जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे जनता पार्टी के वक्त, तो एक शहजादा शिकार के लिए आया था। तो ये 1978 की बात है, 78 की। तो उसकी वजह से मुझे पत्रकारिता में फिर दाखिला मिल गया राजस्थान पत्रिका में। तो एक खबर की इतनी चर्चा हुई कि ज्यादा ही हुई। और दूसरा, अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण, इन्होंने फेलोशिप शुरू की थी पत्रकारों के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से। तो राजस्थान के जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, तालाब, कुएं, बावड़ियां, इन पर काम किया था। उस काम की इतनी चर्चा हुई कि अनिल बीकानेर आए, सुनीता भी साथ में थी। लाल रंग की लाल रंग की मारुति कार जब निकली थी। फिर जोधपुर में एक सेमिनार भी आयोजित हुआ। फिर उन लोगों ने मुझको पेरिस भेजा। उसके बाद में मैं रियो दो जनीरो गया और उसके बाद में मोरक्को और पता नहीं कहाँ कहाँ। उस एक पानी वाली खबर की चर्चा भी काफी हुई। और इसके बाद ये चे गेवारा, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैंने तो एक यात्रा संस्मरण तो नहीं कहना चाहिए, पर यात्रा का एक साइड प्रोडक्ट जो होता है, तो वो हो गया, थोड़ी खोजबीन की। पर उसकी चर्चा इतनी हुई कि वो चीज बार बार, और अब तो वो तस्वीरें इतनी ज्यादा सब चलन में भी आ गई हैं, और वो सारी जो जानकारियां, और वो मैंने आपको बताया कि वो जानकारियां उन तस्वीरों के कैप्शन के सहारे बहुत ज्यादा डेवलप हुई। तो इसको नहीं भूलना चाहिए कि कितनी व्यवस्थित ढंग से हमारे यहाँ पे अब मैं फोटोग्राफर का नाम भूल गया हूँ, वो बड़े मशहूर थे उन दिनों में। अक्सर उनकी तस्वीरें जो थी, क्योंकि सरकारी फोटोग्राफर थे, और जो महत्वपूर्ण नेता बाहर से आते या प्रधानमंत्री वगैरह के साथ में, तो उन्हीं का नाम था, मुझको अभी याद नहीं आ रहा। तो खैर ये इस तरह से इस रिपोर्टाज का भी की भी इतनी चर्चा हुई जिसका मुझको अंदाजा नहीं था, और अब भी आप कर रहे हैं, बताइए।
कमाल है आपके लिखे का। और आपने जो मोहनजोदड़ो पर लिखा वो बहुत कमाल का था। जो हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो मोहनजोदड़ो पर भी ओम थानवी की किताब, हाँ, उसकी भी उम्मीद से ज्यादा चर्चा हो गई, कोई बहुत सुंदर पुरस्कार किताब पुरस्कार भी है। मिल गए। मोहनजोदड़ो हमारी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है, और भाई बहुत सारे कुछ निशान हैं जो छितरे हुए हैं, उनमें से एक है मैं तो उसको किताब में मैंने लिखा है कि हमारा तीर्थ अगर है वाकई। तो वो हो सकता है। तीर्थों को आप मंदिरों और इन सब में न घेरें, सभ्यता का तीर्थ है। सभ्यता का तीर्थ है। और अब तो YouTube वगैरह पर उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं उसे वहां पर उस तरह से कि वहां है क्या। अभी पिछले दिनों भूकंप आया वहां, थोड़ा सा उस पर नुकसान भी हुआ, लेकिन जो आपने चित्र खींचा है वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि हम आपके साथ चल रहे हैं। मैं तो कराची से बस से गया था। हाँ, उसमें आपने लिखा है और कैसे आप सिंध के उस गांव तक पहुंचे। बहुत हाँ, सुंदर संस्मरण है। और मेरी तो एकदम स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, वो किताब पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। और चे पर यदि आप पढ़ना चाहें जो ओम थानवी जी ने लिखा, तो मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पढ़ेंगे आप, मुझे वो आप बता दीजिए कि कहाँ पढ़ा जा सकता है। चे गेवारा पर जो लिखा वो कल्पना, उस दौर में इतना साधन उपलब्ध नहीं था। लेकिन इंटरनेट पर सबसे पहले जिन लोगों ने पत्रिकाएं शुरू की, वो एक कल्पना पत्रिका इंटरनेट की, इटली से हमारे मित्र डॉक्टर दीपक, उन्होंने शुरू की थी। तो अगर वो और उस वक्त मैं अखबार में जो छपता था, हमारा भी अखबार का ई पेपर नहीं था उस दौर में, तो मैं उनको भेज देता था मेल से इटली, और वो अपने उस कल्पना उस पे डाल देते थे। ऑनलाइन पत्रिका पे डाल देते थे। तो उसमें उस वक्त में मेरे कोई 20-25 शायद लेख होंगे जो वो सब उपलब्ध हैं। तो ओम थानवी का लेखन ऐसा करके करें तो वो कल्पना.it ओके, निकल आता है, उसमें ये सब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो फिर इस पते पर पहुंचिएगा और फिर बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, इतने विस्तार में आपका बात करने के लिए। आभार, आपने पुरानी स्मृतियों को जगाया। हालांकि कई चीजें 15 साल बाद में और इस अवस्था में थोड़ा भूल भी जाता हूँ मुझको, लेकिन फिर भी आपसे बात करते करते मुझे लगा कि मैं नहीं भूला हूँ, मुझे बहुत से कई ठीक से याद है। हाँ, जब हम बताने लगते हैं फिर हमें याद आता है कि हमें याद था। हाँ हाँ, वो तो पूरा वहाँ की, जब मैंने आपको जिक्र किया कि सड़क पे मुझे किताबें मिल गई, तो मुझे उस सड़क की पूरी छवि और मेरी तस्वीरें, दिलचस्प बात यह कि मेरी हवाना यात्रा की तस्वीरें खो गई, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। अरे, हाँ, तो वहां पे हालांकि कुछ देखी है मैंने, और वो आपने चे का जो घर है वो सब जो फोटो कहाँ कहाँ डाल दी थी वो मुझे हाँ, देखने में आई। वो कुछ उस वक्त में किन्हीं कारणों से कहीं भेज दी तो वो रह गई। लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हुआ था और मैंने न्यूयॉर्क में, वो कोई एप्पल का एक्सपर्ट था, तो ऐसा एक्सपर्ट निकला कि उसने ठीक तो कर दिया, लेकिन तस्वीरें कहते वो हार्ड डिस्क वापस नहीं बदलनी आ पाई। पड़ेगी। हाँ, चली गई, और मैं उनसे तब मैं ज्यादा जानता भी नहीं था, तो ना मैं कहता भी इसको जैसी भी ये दे दो, तो लोग कहते हैं आप ले आते पुरानी हार्ड डिस्क, तो हम निकाल देते उसमें से तस्वीरें। चली गई, और उसमें जो बाकी सब तो ठीक है, मेरी अपनी तस्वीरों में तो मेरी खुद की कभी दिलचस्पी रहती नहीं, लेता भी बहुत कम ही हूँ। लेकिन वहाँ हेमिंगवे हवाना में रहते थे, उनका बहुत शानदार बंगला था शहर के बाहर, वहां हम लोग उस बंगले को देखने गए, तो उसकी तस्वीरें थी, बहुत ही अच्छी तस्वीरें थी, और शानदार बंगला, उनकी किताबें वहां सब रखी हुई थी। तो पर ये सारी चीजें आपसे बात करते करते ताजा हो गई। और आपको थोड़ा दुख भी हो रहा होगा अब कि अरे यार दुख तस्वीर रह गई। तो जो नहीं है उसका गम क्या नहीं है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। और आप लोग जो हमें सुनते रहे उनसे यही गुजारिश कि radio@aajtak.com पर बताइएगा कैसा है पॉडकास्ट लगा। और मेरी कोशिश है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके मन में ये उत्कंठा हो, ये जिज्ञासा जगे कि इस आदमी के बारे में इतनी लंबी बात हुई, ये चे गेवारा जिसको हम ग्वेरा कहते रहे, ये था कौन, कहना क्या चाहता था। कुछ लोग तो कहते हैं कि ग्लोबल भगत सिंह था। तो 2-3 लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि मैं कुछ सवाल पूछूं, तो ओम थानवी जी से घुमा फिरा कर मैंने वो सब सवाल पूछ ही लिए। तो जिन्होंने मुझे सवाल भेजे थे उनमें गौरव चतुर्वेदी थे, और उसके अलावा इमरान थे, और वागीश थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके सवाल तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन जितने हो सके मैंने दिए। और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अगले गुरुवार पढ़ाकू नितिन के एक नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते रहिए।